गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। पिछले वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब अपन चतुर्भुजों के प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो चतुर्भुजों के प्रकार में इसमें मतलब बुक वालों ने क्या किया है कि कुछ बताया, जैसे समलंब है, पतंग है, समांतर चतुर्भुज के अवयव, ये तो इसी में है, सॉरी नहीं अलग दिया हुआ है इसमें, और समांतर चतुर्भुज के कोण से समांतर चतुर्भुज को एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो कुल मिला के तीन टाइप के दिए हुए हैं कि एक तो समलंब चतुर्भुज, एक पतंग चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज है, वो किसको बोलते हैं कि समलंब चतुर्भुज बोलते हैं कि एक युग में समांतर होता है। समांतर जैसे इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में कुछ भी बराबर नहीं होता, मतलब हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। पर इसमें क्या होता है, ये दोनों भुजाएं जो होती है ना, कोई सी भी दो भुजाएं मतलब आमने सामने वाले कोई सी भी दो भुजाएं समांतर होती है, मतलब वो कभी समांतर भुजाएं मतलब वो कभी मिलती नहीं हो आपस में। उनको चाहे कितना ही आगे खींच दो, वो कभी आपस में काटेगी नहीं, ठीक है। एकदम पैरेलल में चलती है, एकदम समांतर में चलती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके दो सामने सामने वाली भुजाएं समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि ये दोनों समांतर है तो समलंब है, इसमें ये दोनों समांतर है, इसमें ये दोनों समांतर, इसमें ये दोनों समांतर है, ठीक है। और ये समलंब नहीं है क्योंकि इसमें काट रही है सब भुजाएं, ठीक है। जैसे इसमें कोई सी, ये समलंब नहीं है। ये देखो इसमें क्या है, इसमें कोई सी भी दो पैरेलल लाइंस नहीं है, ये सब मतलब आपस में काट रही है जैसे। और ये क्या है कि इसमें है ना, ये दोनों पैरेलल तो है, ये दोनों समांतर तो है, ये दोनों समांतर है, पर ये चतुर्भुज ही नहीं है। 1 2 3 4 5 भुजाएं इसके, तो पंचभुज है इसलिए नहीं है। और इसमें कोई दो भुजाएं समांतर ही नहीं है। समांतर भुजाओं को ऐसे मतलब नोट करते हैं, ऐसे 2 तीर के निशान लगते हैं, उसका मतलब समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं क्या होती है कि जो दोनों भुजाएं आपस में काटती नहीं है एक दूसरे को कभी भी। और जिस चतुर्भुज में दो आमने सामने की भुजाएं समांतर भुजाएं होती है उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। फिर होता है पतंग। पतंग क्या होता है, पतंग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो पास पास वाली भुजाएं समान होती है। अगर अपन ऐसा बोले कि मैं किसी को बोल दूं कि ये दोनों भुजाएं समान है, ये दोनों भुजाएं समान है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है आपस में, ये दोनों इक्वल है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर है। या फिर मैं इसको 90 डिग्री पे बना दूं तो, और फिर बोल लूं तो ये आयत हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि ये मतलब इसमें क्या खासियत होती है, इसमें पास पास वाली, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, पास पास वाली बराबर है, नॉट कि आमने सामने वाली बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं है आमने सामने वाली, इसमें पास पास वाली बराबर है, मतलब आसन्न भुजाएं बराबर है। जैसे अपने आसन्न कोण पढ़ा था भाई, पास पास वाले कोण, ये जो एक रेखाखंड पे बनते हैं पास पास वाले कोण, उनको 180 डिग्री होता है उनका योग। दिस इज लाइक कि मतलब अपन कहना चाह रहे हैं कि आसन्न, ये पतंग क्या है कि भाई आसन्न भुजाएं बराबर है, मतलब पड़ोस वाली भुजाएं बराबर है, ठीक है। और ये क्या है भाई, पतंग नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो इसलिए नहीं क्योंकि चतुर्भुज ही नहीं है। मतलब ये जो पतंग, समलंब चतुर्भुज ये सब होते हैं ना, इसमें पहले तो ये चतुर्भुजों के प्रकार है ना, तो ये चतुर्भुज तो होना चाहिए। तो इसमें तो ये देखो छोटी सी भुजा दिख रही है, पर ये भुजाएं 1 2 3 4 5 भुजाएं हो गई, तो ये बचा ही नहीं चतुर्भुज, तो ये क्या पतंग होगा। चतुर्भुज होना तो जरूरी है पतंग होने के लिए। और इसमें ये दो आमने सामने वाले इक्वल है। देखो अगर ये दो दिए हुए ना, ये 2 डंडियां दी हुई मतलब ये दोनों इक्वल है, ये एक डंडी दी हुई मतलब ये दोनों इक्वल है। इसमें ये तीनों इक्वल है, पर इसका कुछ रोल ही नहीं है। ये अपन को पतंग क्या चाहिए भाई, दो पास वाली 4 भुजाएं होगी, चतुर्भुज होगा पतंग, पहली बात तो 2 पास वाली बराबर हो, 2 पास वाली बराबर हो तो पतंग हो जाएगा। इन आकृतियों का अध्ययन कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए पतंग क्या है, निरीक्षण कीजिए कि एक पतंग में 4 भुजाएं होती है, हमेशा चतुर्भुज होता है। अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है, मतलब आसपास वाली भुजाएं बराबर होती है, 2 बराबर आसपास वाली। फिर अपन पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है कि एक तो है ना, जैसे ये दोनों हैं तो ये दोनों समांतर होनी चाहिए, ये दोनों है तो ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए। मतलब समलंब में तो क्या होता है, जैसे 2 जोड़े होते हैं। अगर चतुर्भुज है तो 2 जोड़े होंगे भुजाओं के, सबको पता लग गया भाई, 4 भुजाएं होगी तो 2 जोड़े हो गए, मतलब एक जोड़ा मतलब 2 भुजाएं। तो समलंब में तो क्या होता है, एक ही जोड़ा समांतर होता है। पर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों ही जोड़े समांतर होते हैं, ठीक है। ये जैसे ये जोड़ा भी समांतर है, ये जोड़ा भी समांतर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। इसमें भी ये जोड़ा भी समांतर है, ये जोड़ा भी समांतर है, तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये जोड़ा समांतर है, ये जोड़ा समांतर है। अब मुझे कोई पूछे कि ये वर्ग है क्या, हाँ तो ये वर्ग भी है। ये क्या है, ये समचतुर्भुज भी है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं मुझे दिख रही है समान है,
ठीक है। तो इसका कहने का यह मतलब नहीं है, इसका कहने का मतलब खाली ये है। और समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों बराबर होगी, ठीक है, ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों मतलब वो आयत वाली बात होगी, वो आमने सामने वाली बराबर होगी। और जो चारों भुजाएं, इसमें आपके सिलेबस में नहीं है शायद, पर जो चारों भुजाएं बराबर होती है ना, और फिर ऐसा होता है जैसे ऐसा डब्बा सा बनता है, ऐसा, इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। मतलब चारों भुजाएं भी बराबर है और समांतर भी है। अब मेरे को कोई पूछे कि ये जो है ना, ये आयत जैसी, ये आयत है, मेरे को किसी ने कह दिया ये आयत है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है? हाँ, ये समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसकी ये दोनों भुजाएं, एक जोड़ा तो ये समांतर है, एक जोड़ा ये समांतर है, और क्या चाहिए? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि आयत है, तो ये समांतर चतुर्भुज भी है। तो जो आयत होता है ना, वो हमेशा समांतर चतुर्भुज होता है, पर जो समांतर चतुर्भुज होता है वो आयत नहीं होता। क्योंकि आयत की एक और क्वालिटी होती है कि उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, पर समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। अब ये वर्ग है, मुझे दिख रहा है वर्ग है, पर क्या है? समांतर चतुर्भुज है। हाँ है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, और क्या चाहिए कि ये दोनों इक्वल है। हाँ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, चारों इक्वल है, उसका मेरे को क्या करना है? अब ये नहीं है समांतर चतुर्भुज। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये एक जोड़ा तो समांतर है, पर ये जोड़ा समांतर है क्या? नहीं। इसको देखना, आप इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये काट गया, मतलब ये मतलब ये जो भुजाएं हैं समांतर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये इनको दोनों को बढ़ाओ, ये कभी नहीं काटेगी, ये भुजाएं कभी भी आगे जाके काटेगी नहीं, ये काट देगी, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें क्या होगा? ये भी काट देगी, देखना अभी, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, काट गई। तो ये तो ठीक है, ये तो है समांतर रेखाएं, पर ये समांतर रेखा है ही नहीं, तो ये समांतर चतुर्भुज है ही नहीं। ये तो पहले ही दिख रहा है कि इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो 5 भुजाएं दिख गई, मतलब ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यही है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती है। इसमें दिया हुआ पता नहीं क्यों नहीं है, पर समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर भी होती है। और चतुर्भुज है तो देख लेना, पतंग हो चाहे कोई सा समलंब चतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, अपन को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों के मानों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो, XYZ। समांतर चतुर्भुज के अवयव देख लो क्या होते हैं। एक समांतर 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, हाँ वो तो पता है, जितनी भुजाएं उतने कोण, और 4 भुजाएं होती है, क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 कोण भी होंगे। इनमें से कुछ बराबर माप के होते हैं, कुछ बराबर माप के क्या होते हैं? आमने सामने वाले बराबर माप के होते हैं अगर समांतर चतुर्भुज है तो। जैसे ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों भी बराबर होंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, ठीक है। AB और DC इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, ये AB और DC इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। AD तथा BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मिला के लिखा हुआ है कि ये दोनों भुजाएं एक मतलब इन दोनों भुजाओं को युग्म मतलब एक जोड़ा बोलते हैं अपन, ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, तो कोण A और कोण C सम्मुख कोणों का एक युग्म है। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले, तो ये दोनों भुजाएं एक मतलब जोड़ा बना दिया, इन दोनों का बना दिया। ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण, सम्मुख कोण A और C सम्मुख कोण है। याद रखना, ये जो टर्मिनोलॉजी आती है अपने, ये काम की है, तो इसको याद रखना है। सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोण है। B और D दूसरा सम्मुख कोण है, ठीक है, B और D भी सम्मुख कोण है। AB तथा BC समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न मतलब पास पास वाली होती है, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली, और ये आसन्न मतलब पास पास वाली, तो AB और BC आसन्न है, ठीक है। अर्थात जहाँ एक भुजा समाप्त होती है वहीं दूसरी भुजा प्रारंभ होती है, मतलब जुड़ी हुई है कुल मिला के। BC और CD भी, इसमें क्या पूछा है, क्या BC और CD भी आसन्न भुजाएं हैं? BC और CD भी आसन्न भुजाएं, हाँ बिल्कुल है। BC और CD आसन्न भुजाएं हैं, हाँ है, दोनों मतलब टच हो रही है। दो और आसन्न भुजाओं के युग्मों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखो अब ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं पड़ोस वाले, आसन्न मतलब पड़ोस वाले, ये दोनों पड़ोस वाले आसन्न भुजाएं, ये दोनों आसन्न भुजाएं, ये दोनों आसन्न भुजाएं, ये दोनों आसन्न भुजाएं, ठीक है। 4 युग्म बनते हैं अगर चतुर्भुज है तो। कोण A तथा कोण B समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण है। कोण A और कोण B मतलब पास, मतलब ये याद रखना, देखो ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसमें। याद क्या रखना है कि आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं, आमने सामने वाली जो कोण है वो सम्मुख कोण है, और जो पास पास वाली भुजाएं हैं, पास पास वाले कोण है वो आसन्न है। आसन्न भुजाएं आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्या है? कोण A और कोण B आसन्न है, कोण B और C आसन्न है, कोण C और D आसन्न है, पास पास वाले, ठीक है। सम्मुख क्या हो गए? कोण A और कोण C आमने सामने वाले, और कुछ नहीं है। गुण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने, पहले ही बता दिया था मैंने, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। प्रयास कीजिए वगैरह छोड़ रहे हैं, देखो इसका कोई मतलब नहीं है खास।
ये पढ़ लेते हैं क्या है। आप तर्क वितर्क के द्वारा अपनी अवधारणा को प्रभावी बना सकते हैं। एक समांतर विचार कीजिए, विकर्ण ऐसे कीजिए। विकर्ण क्या होता है भाई, पड़ोस वालों को छोड़ के और ज्यादा सब पॉइंट से मिलता है। तो चतुर्भुज में हमेशा एक ही दो विकर्ण होते हैं, एक तो ये है और एक ये भी बन सकता है, ठीक है, और तीसरा विकर्ण नहीं होता चतुर्भुज में। विकर्ण ऐसे खींचे तो खींच दिया। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। आई बात समझ में। सर्वांग समता के नियम पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? सर्वांग समता के नियम मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पढ़े, और पढ़े भी होंगे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और तो सर्वांग समता का एएस से नियम दिया हुआ है। एएस से मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है, इंग्लिश में होता है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण गुणधर्म हिंदी में बोलते हैं इसको। कोण भुजा कोण गुणधर्म मतलब एक कोण दो, तो मतलब कोण भुजा कोण गुणधर्म मतलब दो तो कोणों का जोड़ा बराबर हो और उन कोणों के बीच वाली जो भुजा हो वो उनका जोड़ा भी बराबर हो। जैसे यहाँ पे अपन कैसे लगा सकते हैं, अब इसमें ये तो इसने दे दिया, मतलब आपको पता है जो दो समान, अगर दो समांतर भुजाएं, देखो एक गुणधर्म और बताती हूँ, दो समांतर भुजाएं है ना, और तो जेड बनता है। अगर मैं कोई दो समांतर भुजाएं खींचूं और इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से मिला तो जेड बनता है। तो ये जो जेड वाले कोण होते हैं ना हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये पता नहीं मेरे को अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर शायद नहीं पढ़ा होगा, 9th में आता है ये, पर ठीक है। पर याद रखना आप लोग कि इसमें दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों है कोण 1 बराबर कोण 2? तो उसका यही रूल होता है भाई, जो दो समांतर भुजाएं है ना, तो ये दोनों जो जेड बनता है ना, जेड वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों समांतर भुजाएं अपन को पता है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं होगी तो ही तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये जो जेड बन रहा है ना, देखो ये जेड बनाया हुआ है, ये विकर्ण जेड बनाने का काम कर रहा है। तो ये जो जेड वाले कोण है ना ये बराबर है। अब मैं आपको पूछूं ना कि 4 और 3 भी बराबर है क्या, तो आपको हाँ उत्तर होना चाहिए, क्योंकि एडी और बीसी, देखो एडी और बीसी समांतर, अभी विकर्ण क्या कर रहा है, जेड बना रहा है, बन गया जेड। अब जेड के ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये जेड वाला ये जेड वाला, 4 और 3 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होंगे, ठीक है। ये यहाँ से आया हुआ है कुल मिला के। अब पता नहीं इन्होंने मतलब सीधा ही दे दिया, क्योंकि अब आप लोगों ने जेड वाला गुणधर्म नहीं पढ़ा हुआ। पर ये जेड वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं अगर समांतर हो तो। अब मैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच के कह दूं ये जेड बन गया मेरा, ये दोनों बराबर है क्या, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जेड के लिए ये खास बात होनी चाहिए, दोनों भुजाएं समांतर होनी चाहिए, तब जेड वाले कोण बराबर होते हैं। समांतर नहीं होगी तो जेड वाले कोण बराबर नहीं होंगे। अब एएस से कैसे लगाया है, इसमें एएस से कैसे लगाया, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण गुणधर्म कैसे लगाया। देखो इसमें ये कोण बराबर है 4 और 3 वाला, 4 और 3 वाला कोण बराबर है, बीसी और एबी बराबर है। एक तो कोण का जोड़ा बराबर है, एक भुजा का जोड़ा बराबर है, और ये 1 और 2 एक कोण का, 2 कोण के जोड़े बराबर है और 1 भुजा का, क्योंकि 4 और 3 बराबर 1 कोण का जोड़ा, 1 और 2 बराबर 1 कोण का जोड़ा, 2 कोण के जोड़े, और डीसी और एबी मतलब, या फिर ये देख लो एडी और बीसी है इसमें शायद, तो एडी और बीसी बराबर, तो अपन को क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या बताया इसने कि मतलब 4 और 3 बराबर, 1 कोण का जोड़ा बराबर, 1 और 2 बराबर, ठीक है, दूसरा कोण का जोड़ा बराबर, और ये जो साइड है ना मतलब भुजा, तो ये तो इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, इसलिए इसको बीच में लिखते हैं। एंगल साइड एंगल, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, तो दोनों कोणों के बीच में भुजा आती है। तो इन दोनों कोणों के, इन दोनों कोणों के बीच में ये वाली भुजा है, तो ये एक ही है। तो अगर एक ही भुजा है तो आपस में बराबर ही होगी, मतलब एक ही है तो बराबर ही होनी है, तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको आपसे ही कंपेयर करे कि आप आपके बराबर हो, तो मतलब वो खुद के बराबर तो होगी सब। तो ये भुजा कोण भुजा गुणधर्म यहाँ लगा है। अब अतः ए बी बराबर डीसी, और फिर क्या होता है कि अगर ये ए से कसौटी किसी में लग जाती है तो ए बी बराबर डीसी हो गया और ए डी बराबर बीसी हो गया। तो इसको अपन को दिमाग में नहीं रखना, ये बहुत लंबी चौड़ी जो खिचड़ी पकाई है इन्होंने, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपके कोर्स से बाहर है। ये खाली इसको प्रूव करने की कोशिश की है इन लोगों ने, इसका मतलब सिद्ध करने की कोशिश की है। पर आपको क्या याद रखना है, एक तो ये जेड वाला याद रखना। देखो आपके अभी कोर्स में नहीं है, पर आप 9th में जाओगे तो काम आएगा। दो समांतर भुजाएं है ना, और ऐसे मिला मैं जेड बना रही हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ। तो ये जो जेड बन रहा है ना, इसके ये वाले कोण बराबर होंगे, ये भी उल्टा जेड बन रहा है, इसके ये वाले कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये याद रखना। और क्या याद रखना, और अपन को एक गुण याद रखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। और अपन को कुछ भी खिचड़ी याद नहीं रखनी। उदाहरण संख्या 3, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति 3.22, ये रही आकृति 3.22, इसका मुझे परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है,
परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पिछली क्लासों में। परिमाप क्या होता है, परिमाप की क्या डेफिनेशन, देखो उदाहरण संख्या 3 करेंगे अब अपन। उदाहरण संख्या 3, मुझे किसका परिमाप ज्ञात करना है, देखो थोड़ा सा बड़ा कर रही हूं, PQRS का करना है, इसका परिमाप मुझे ज्ञात करना है। ये क्या है, PQRS है। देखो डायग्राम सारे बनाने हैं जो आपकी बुक में बने हुए, और सारे डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम इज एसेंशियल। और मुझे ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कहाँ से दे रखा है, यहां से दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका काम खत्म, इसका मुझे परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल। देखो सबको पता होगा मेरे हिसाब से परिमाप की डेफिनेशन। क्षेत्रफल तो क्या होता है कि ये जो क्षेत्रफल क्या होगा कि ये कितना कवर कर सकता है, और परिमाप मतलब इसकी जो बाड़ बनी हुई है इसका योगफल, मतलब इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो भुजाएं हैं उसका योगफल। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल। तो अब ये समांतर चतुर्भुज ये अपन को दे रखा है, कहां दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये उदाहरण संख्या 3 लिखा, समांतर चतुर्भुज PQRS। समांतर चतुर्भुज PQRS है, मतलब ये QR है तो ये 7 सेंटीमीटर, मतलब समांतर चतुर्भुज में है, मतलब आप आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर। आयत वाली कहानी है, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है भाई, समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री हो, जरूरी नहीं है। अगर 90 डिग्री होगा तो भी वो समांतर चतुर्भुज है, पर वो आयत भी है, पर इसको अपन आयत नहीं बोल सकते क्योंकि इसके 90 डिग्री है ही नहीं, ठीक है। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इसको अपन है ना समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं क्योंकि ये अपनी जो सारी कंडीशंस है उसको पूरी कर रहा है, पर इसको मैं आयत नहीं बोल सकती क्योंकि आयत के लिए 90 डिग्री होना भी जरूरी है, पर 90 डिग्री नहीं है। चारों भुजाएं का योगफल क्या होगा, 7 + 12 + 7 + 12, 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, क्या हो गया, 7 दूनी 14 + 24, 14 + 24 38 सेंटीमीटर, ठीक है। आया सबको समझ में। अपन जो आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं, आयत के परिमाप का फॉर्मूला छोटी क्लासों में मेरे को लगता है सबने पढ़ रखा है। तो आयत के मतलब आयत के जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, वो भी इसमें लग सकता है, ठीक है। अपन 2 × लंबाई + चौड़ाई लगाएंगे ना तो भी उसका आंसर वो ही आएगा, ठीक है। लगा लो भले 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई क्या है 12, चौड़ाई क्या है 7, तो 12 + 7 कितना होता है 19, और 2 × 19 कर दो 38 ही आएगा। पर अपन को अभी ऐसे ही करना है, परिमाप क्या लगाना है, चारों भुजाओं का योगफल, सबसे सटीक यही निकलता है अपना। समांतर चतुर्भुज के कोणों की बात कर लेते हैं हम। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। इसको मैं समझा दूं, मतलब सम्मुख कोण कौन से हैं, S और Q आमने सामने वाले, ये दोनों बराबर है, और ये P और Q जो सम्मुख कोण है, P और R जो सम्मुख कोण है आमने सामने वाला, ये भी बराबर है, ठीक है। और ये इसने वैसे ही कर रखा है, कुछ बना रखी है। ये सर्वांग समता के नियम मेरे को नहीं लगता हमने पढ़े भी है, पर इसमें दे रखे हैं बिना मतलब ही, ठीक है। एक बार रुको देखने दो आपने, सर्वांग समता के नियम आपके हैं क्या, इसमें आगे आएंगे मेरे हिसाब से, सर्वांग समता के नियम आगे आएंगे। पर देखो एक बार देख लो, याद मत रखना इन चीजों को, पर एक बार देख लो अगर किताब में दिया हुआ है तो। इसने क्या किया है, AS से फिर लगा दी इसने, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो सर्वांग सम कर दिए 2। अब क्या होता है कि जो सर्वांग सम कौन होता है, सर्वांग सम 2 त्रिभुज होते हैं, सर्वांग समता हमेशा त्रिभुजों में ही लगती है। तो इसमें क्या किया था, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किए थे अपन ने, ABC त्रिभुज और ACD त्रिभुज अपन ने इसमें सर्वांग सम किए थे, इसीलिए CD और AB बराबर हो गए, AD और PC बराबर हो गए। इसमें भी अपन सेम कहानी करेंगे, क्या करेंगे, इसमें ABC ले लिया, ABC अलग काट के रख दिया, देखो ABC को अलग काट के रख दिया, ADC को अलग काट के रख दिया। इसको सर्वांग सम कैसे करेंगे, 3 और 4 बराबर है, Z बन रहा है, देखो ये वाला Z बन रहा है, ये वाला Z बन रहा है, 3 और 4 बराबर है, 2 और 3 ये वाला Z बन रहा है, 2 और 1 बराबर है, ये वाला Z बन रहा है, ठीक है। तो फिर से वही बात, ये वाली जो इसमें कौन से ABC और BCD वैसे ही करना है, देखो कोई मतलब नहीं है। 2 और 1 बराबर कोण, 3 और 4 बराबर कोण, और ये बीच वाली भुजा सेम है, तो इसमें AS से लग गया। अब इसमें सब बराबर है, जो B और D है ना, B और D बराबर है। ऐसे ही अपन है ना इसको और इसको करें, ADB और BDC को, तो ये तो सेम है, ये तो सेम है, और क्या हो जाएगा देखना एक बार को
कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। ये दोनों त्रिभुज है ना, तो ये तो सेम भुजा हो गई, और ये देखो ये जो दो कोण हैं ये बराबर हो जाएंगे इसमें, और ये दोनों कोण जो है बराबर हो जाएंगे, फिर से ए से लगेगा, और ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाएंगे, तो ए और सी भी बराबर हो जाएंगे। तो इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है, इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि सम्मुख समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बस दो चीजें आप इसमें लिख लो खाली, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, स्टार लगा के लिख लेना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और नीचे लिख लेना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और वो जेड वाला जो मैंने बताया ना भी, समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाओं के अंदर जो जेड बनता है उसके दोनों कोण बराबर होते हैं, वो याद रखना है। और दो चीजें लिख लो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये जो इसने खिचड़ी बनाई इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। सम्मुख कोण के होएगा की नहीं होएगा, कोण बराबर होते हैं। बस आज का काम यही था, ठीक है। तो आज अपन ने खाली कुछ नहीं किया, उदाहरण 3 किया है और ये 2 गुणधर्म लिखे हैं, और अपन ने वो समांतर चतुर्भुज और पतंग और ये पढ़ लिया है। चतुर्भुजों के प्रकार में समलंब चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया आधा। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से स्टार्ट करेंगे अपन, और फिर प्रश्नावली 3.3 देखेंगे।